हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मास्टर हब क्लासेस पे। मैं रोहित वर्मा आप सबका जीएस और हिंदी मेंटर स्वागत है। अभिनंदन दोस्त, तेरे साथ आ जाएं, कहानी शुरू कर लें एकदम तड़कते भड़कते धुआंधार तरीके से। जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी भाषा की बोलियां, उपभाषाएं, है ना। तो इसमें क्या क्या जानना होगा, बहुत कुछ दोस्त। आपको हम एग्जाम ओरिएंटेड हर वो चीज़ बता देंगे आज की क्लास में, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां का बोली क्षेत्र कितने हैं, उसके अंदर बोलियां कितनी हैं, भारत देश के अंदर हिंदी भाषी राज्य कितने हैं, है ना। या आपको पता है 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 28 राज्यों में से किन किन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, मतलब वो हिंदी भाषी राज्य होंगे। और जो यूटी 8 यूटी हैं, 8 यूटी में जिस यूटी में हिंदी बोली जाती है वो हिंदी भाषी यूटी होगी का ना। तो अगर हम बात का यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी का, तो आपके 28 राज्य और 8 राज्यों में से बस 28 राज्यों में से 8 राज्य हैं और 8 यूटी में से एक यूटी है, बस 9 है। ये 8 राज्य एक यूटी, टोटल मिला के 9 राज्य हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है ना। और जो लोग मेरी क्लास में रेगुलर हैं, जिन्होंने मेरी यूपी जी की क्लास की थी, तो हिंदी मैंने यूपी का पूरा मैप बनाया था। यूपी का मैप बनाया था ना बेटा, तो बस कहानी खत्म। यूपी की जो नेबर स्टेट है काश, है ना, जिन जिन राज्यों से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है, बस वही राज्य हैं हिंदी भाषी राज्य। क्लास बात समझ में आ गई ना। यूपी जिन जिन राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है वही, है ना, हिंदी भाषी राज्य हैं। क्लास तो कितने हिंदी भाषी राज्य हैं? 8 राज्य हैं और एक यूटी है। यूटी में कौन? दिल्ली। क्लास ठीक है ना। एक बार मैप फिर से दिखाऊंगा, मैप दिखाऊंगा फिर से, और उसके बाद कहानी स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है ना, वो कहाँ तक है इंडिया। आपके दिमाग में काश मैप होना चाहिए काश कि इंडिया, ये इंडिया है पूरा। इंडिया में काश ना हिंदी भाषी राज्य काश कौन से हैं? यूपी तो है ही है, और यूपी के जो नेबर स्टेट हैं काश, कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, नेपाल मत इंक्लूड कर लेना वहां पर, है ना। हम बात करें नेबर स्टेट की, उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं जिनसे ही उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है काश, कौन? उत्तर प्रदेश का। ये यूपी है तो ऊपर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ईस्ट में काश अगर हम बात काश कौन है बेटा? बिहार और झारखंड। साउथ में काश क्या है बेटा? साउथ में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश निकला है छत्तीसगढ़। इधर वेस्ट में काश कौन सा है? दिल्ली। उसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और बेटा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, 3 है ना बेटा ये। इसके ऊपर बात काश करें, ऊपर यहां पर काश ईस्ट में काश कौन है आपके, है ना। तो ईस्ट में आपके 2 राज्य हैं। ईस्ट में काश अगर हम बात करें ऊपर काश यहां पर, है ना। तो ये राज्य की बात कर रहे हैं, जो राज्य का। अब ऊपर का क्या है? हिमाचल प्रदेश ना, हाँ ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। और क्या है? उत्तराखंड। तो ये वो राज्य हैं, ऊपर 2 हैं नॉर्थ में, साउथ में 2 हैं, इधर 2 हैं, 2 2 4 2 6, है ना। और इधर वेस्ट में 3 है, हरियाणा, राजस्थान के अलावा का यूटी, दिल्ली है का, दिल्ली क्या यूटी है। तो 6 3 9 पड़ोसी राज्य हैं का, और इन्हीं राज्यों में हिंदी बेहतरीन तरीके से बोली जाती है, मतलब ये हिंदी भाषी राज्य भी हैं का, ठीक है ना। यहाँ के पेपरों में मतलब हिंदी आती है का, समझ रहे हैं आप हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे यूपी में रहते हो आप लोग, या जिस राज्य में, अगर हिंदी भाषी राज्य में रहते हो, तो आपके राज्य का कोई एग्जाम होगा तो उसमें हिंदी एग्जाम में आती है काश। तो अगर बात काश करें, डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार देख सकते हैं इसको। वॉइस क्लियर ना बेटा? हाँ, डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं एक बार, है ना। अगर इस डायग्राम को दिखाएं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना विस्तृत क्षेत्र है हिंदी भाषी, है ना, हिंदी बोलने वाले लोगों का कास्ट। अगर हम बात करें पूरे इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कास्ट करें, है ना, उत्तर प्रदेश, उधर कास्ट हरियाणा, दिल्ली, और कास्ट क्या? राजस्थान। उधर ऊपर कास्ट क्या? उत्तराखंड। नीचे कास्ट क्या? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अलावा कास्ट क्या बेटा? है ना, झारखंड। मध्य प्रदेश निकला है छत्तीसगढ़, नीचे यहाँ छत्तीसगढ़। और इधर कास्ट क्या बेटा? इधर बिहार और झारखंड। क्लास ठीक है ना। विजिबल उसको थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर लेना, है ना, और आपको ये डायग्राम प्रॉपर क्लास क्लियर दिख जाएगा। तो 8 राज्य और आपको पता है 8 राज्य और 1 यूटी, इनसे हमारा उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। और इतने ही राज्य हैं क्लास, ठीक है, टोटल जिनमें हिंदी बोली जाती है क्लास। और इतने ही राज्यों में अगर हम बात करें तो करीब करीब, है ना, 43% लोग ऐसे हैं, है ना, 43% लोग इतने में आ जाते हैं का पूरे भारत देश की जनता के, पूरे भारत देश की जो पॉपुलेशन है उसका 43% का इतने में आ जाता है जहां के लोग हिंदी बोलते हैं का। ये आपको पता है मेजर पोर्शन नॉर्थ इंडिया में है ना, साउथ इंडिया तो छोटा सा है ना, ऐसे इस आकार में है ना साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में काश कम लोग हैं,
है ना। और वहां हिंदी बोली भी नहीं जाती कैसे वहां के राज्यों में, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं कन्नड़ है, कहीं काश कुछ है। उत्तर भारत में ही मोटा मोटा हिंदी बोली जाती है। उत्तर भारत में काश कहाँ, उत्तर प्रदेश से जो है ना सीमा साझा करते हैं उन्हीं राज्यों में काश। कहानी खत्म बेटा, उत्तर प्रदेश को भूल मत जाना, ये भी है, ठीक है ना। तो कहानी शुरू क्लास स्टार्ट क्लास कर लें कहानी, है ना। तो आइए सबसे पहले हम बात क्लास करें, है ना। कहानी शुरू होती है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं किसी भी भाषा की कहानी शुरू कहां से होती है, तो भाषा की परिभाषा तो मैं आपको बता चुका हूं, जो रेगुलर उनको पता है। भाषा एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी युक्ति है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर मेरी क्लासेज आपने हिंदी की हैं, थ्योरी वाली, है ना, नहीं की हैं तो प्लेलिस्ट समझाइए। हिंदी क्लासेज जो स्टार्टिंग से पढ़ी हैं, समास से स्टार्ट किया है मैंने, वहीं से पहली क्लास है, वहीं स्टार्ट करना और सब कुछ समझ में आएगा, आगे पढ़ते जाओगे क्लास। तो मेरे साथ क्लास, और मेरे साथ साथ अब हिंदी की क्लास टॉपिक चलते रहेंगे यहाँ पर क्लास टोटल, है ना। तो भाषा क्या है, एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू हम अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बोल कर या तो लिख कर, दो ही तरीके होते हैं क्लास बेटा, ठीक है ना। तो भाषा तो समझते हैं ना। तो अगर मैं बात क्लास करूं तो ये बोली क्या है सर, तो आप खुद ही बताइए यार, है ना। आप कहते हो कि हमारे क्षेत्र में ये बोली चलती है, हमारे क्षेत्र में सब लोग इतने बड़े हो गए, सब लोग यही कहते हो कि हमारे क्षेत्र में ये बोली, हमारे क्षेत्र में ये बोली। बोली एक पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्र में होती है, और जब वही बोली भी एक भाषा ही है, बात समझना, बोली भी एक भाषा है। बोली के माध्यम से भी तो अपने विचारों को किसी सामने आप प्रस्तुत करते हो, बोल कर लिख कर, तो बोली भी भाषा ही है। बस बोली क्या है, इसका जो स्तर है, इसका जो क्षेत्र है बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। अगर मैं आपको बताऊं तो तीन चीजें जाननी होती हैं काश आपको। एक होती है भाषा, एक होती है विभाषा। क्या होती है बेटा, विभाषा। विभाषा जिसको हम बोलते हैं उपभाषा, क्या बोलते हैं, उपभाषा। और एक होती है क्लास क्या बेटा आपकी क्लास, भाषा के बाद क्लास होती है बोली, भाषा के बाद होती है बोली, और बोली के बाद होती भाषा, बोली और काश विभाषा, ये तीन चीज जाननी है काश। भाषा क्या है आपको पता ही है, बोली और विभाषा, ये दो चीजें क्या है थोड़ा समझ लीजिए काश, बात समझना बेटा। बोली, भाषा को ही हम बोली कहते हैं, भाषा को ही हम विभाषा कहते हैं। किस कंडीशन में, सुनिएगा, कहते हैं कोई भी भाषा, है ना, कोई भी भाषा का जन्म लेती है तब, पहले शुरुआत उसकी बहुत छोटे लेवल से होती है। जीवन की शुरुआत किससे होती है, सेल से, छोटी सी चीज से का, सिंगल से, छोटी सी चीज से का, कोशिका नाम दिया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक साहब ने कहा दिया था कि जीवन की शुरुआत जिस चीज से होती है उसका नाम क्या है, कोशिका। वैसे ही किसी भाषा की शुरुआत का अगर हम बात काज करें, अगर हम इसको, है ना, अगर हम इसको एक माध्यम, एक साधन के रूप में देखें जिससे हम अपने विचारों, अपने भावों को किसी समझ प्रस्तुत करते हैं, अगर इस रूप में देखें तो बहुत छोटे से लेवल से शुरुआत होती है भाषा की काज। और उस छोटे से लेवल पे जब भाषा हम बोलते हैं तो उसी को बोलते हैं काज क्या, बोली। और बोली का जब रूप विस्तृत होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो बोली से ही बनता है काज। बोली का जो बड़ा रूप होता है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग उपभाषा। क्या बोलते हैं, उपभाषा। और उपभाषा जब और बड़ी हो जाती है तो इसी को बोलते हैं भाषा क्लास। कैसे बड़ी होती है सुनिएगा बेटा, बोली, एक बोली का इसका क्षेत्र जो होता है बहुत छोटा होता है, उपभाषा का थोड़ा सा, है ना, बोली से जो छोटा क्षेत्र, इसका छोटा क्षेत्र होता है ना। आपके क्षेत्र में का आपका एक क्षेत्र होगा जहां पर पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती होगी, वो क्षेत्र थोड़ा सीमित होगा, है ना। और बाद में जब आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, दूसरी तीसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो, तब भी आप देखते हो वहां पर भी वही बोली बोली जा रही जो आप बोल रहे हो, बस बोलने का थोड़ा तरीका अलग है काश, लेकिन चीजें वही हैं काश। आप मध्य प्रदेश में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, वहां की बातें आप समझ नहीं पाओगे, समझ जाओगे ना, लेकिन बट बोलने का थोड़ा तरीका अलग है, बात समझना मेरी, है ना। तो वही का जब वही बोली का जब का थोड़ा विस्तृत रूप लेती है काश, ठीक ना, और डिफरेंट क्षेत्रों में बोली जाती है काश, तो वही बोली क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। और उपभाषा जब और बड़े लेवल पे आती है काश, तो कहीं ना कहीं वही बन जाती है भाषा, है ना। और भाषा का बोली, है ना काश, एक छोटे क्षेत्र में उपभाषा का इसका जो क्षेत्र होता है थोड़ा, इसका क्षेत्र काश क्या होता है, थोड़ा विस्तृत होता है, थोड़ा बड़ा होता है क्लास, ठीक है ना। और इसका बहुत विस्तृत, सबसे बड़ा रूप क्लास किसका है ना, सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, भाषा का। सुनिएगा बेटा, भाषा, ये उपभाषा और बोली दोनों ही भाषाएं हैं। बस अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं ना बेटा काश, तो कैसे समझोगे आप क्लास, सुनिएगा, है ना। कभी आपने रीजनिंग पढ़ी हो तो ये है काश बेटा क्या, भाषा। और भाषा और बोली और उपभाषा को लेकर अगर वेन डायग्राम बनाएं तो ये है भाषा, और भाषा के अंदर क्लास क्या है, ये है क्लास, ये है भाषा, ये क्या है बेटा, ये है उपभाषा, उपभाषा। और अंदर और बना दो, ये क्लास क्या है बेटा, बोली। तो देख पा रहे हैं बोली का क्षेत्र छोटा है, उपभाषा का थोड़ा बड़ा है, और भाषा
सबसे बड़ा क्षेत्र है काश, है ना। बोली से भाषा बनती, भाषा से भाषा बनती है, और भाषा कुछ नहीं, भाषा का ही रूप है, बस छोटे छोटे रूप हैं काश। जैसे कोशिका से काश टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मतलब ऊतक बनते हैं, ऊतक से क्या बनते हैं बेटा, ऊतक से ऑर्गन अंग बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ना बोली से भाषा से भाषा बनती है काश। जैसे गांव से, है ना, गांव से काश क्या है ना कस्बे बनते हैं, कस्बे से क्या बनता है, शहर, ठीक है ना। या एक परिवार से का ढेर सारे परिवार जब साथ रहते हैं तो क्या बनता है, परिवार से गांव, और फिर ढेर सारे गांव मिल जाए तो गांव से पंचायत, ऐसे डेवलप होती ना चीजें। ऐसे ही काश बोली से उपभाषा से भाषा बनती है का। तो भाषा विस्तृत रूप है काश किसी भी बोली या उपभाषा का, कि भाषा में काश ना ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हो जो बोली, जिस बोली में है ना साहित्य में रचनाएं भी हो रही हो काश, इंडिया नहीं दूसरे देशों में भी काश ना राइटर लोग काश ना उस बोली में काश ना रचनाएं लिख रहे हो का। तो बड़े लेवल पे जब काश ना कहीं है ना किसी बोली का प्रयोग होता है, होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, भाषा। और बोली और भाषा के बीच में छोटा सा काश थोड़ा सा टाइम पीरियड ये भी आता है जब हम भाषा को हम उपभाषा या बोली को हम उपभाषा बोलते हैं काश। तो भाषा को उपभाषा या बोली को उपभाषा कब बोलते हैं, जब भाषा से थोड़ा छोटा रूप हो और बोली से थोड़ा बड़ा रूप। मान लीजिए काश क्या, मान लीजिए आपके गांव में एक बोली बोली जाती है काश, और जब वो बोली आपके गांव से निकल के दूसरे गांव, तीसरे गांव, एक डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट में काश बोली जाने लगी का, तो कहीं ना कहीं या एक ही डिस्ट्रिक्ट में मान लो फैल गई वो बोली जो आपके गांव में बोली जा रही थी का। तो ये क्षेत्र क्या है, अभी लिमिटेड, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ एक बोली बोली जा रही का, तो उसको आप बोली कह सकते हो। जब बोली थोड़ा और अगर हम सिंपली बोलें, पंचायत, एक गांव के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको आप, है ना, भाषा बोली जाती है उसको बोली कह सकते हो। और जब वही भाषा बड़े रूप में आती है, थोड़ा सा एक गांव से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, फिर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भाषा क्या बन जाती है, उपभाषा, है ना। जब कई लोग उसका प्रयोग करने लगे, संख्या जब काश ना उस बोली की बोलने, उस बोली को बोलने के लिए काश कई लोग जब, है ना, सामने आए काश, कई संख्या बढ़ जाए उस बोली को बोलने वाले वो लोगों की काश, तो वही बोली उपभाषा बन जाती है। और जब संख्या और बढ़ जाए काश, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे काश, डिफरेंट देशों में भी काश कहीं ना कहीं उस बोली का डंका, है ना, विजय पताका फहराने लगेगा, तो वही बोली क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है काश, ठीक है ना। चलिए, तो है ना, बस सिंपल इतना ध्यान काश कि बेटा भाषा की परिभाषा तो क्लास क्लियर है। बोली वो होती है जिसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, है ना, जिसमें किताबें नहीं लिखी जाती काश, जिसमें कि जिस बात बोली एक छोटे क्षेत्र में होती है, उसमें काश विद्वान नहीं होते, विद्वानों का कोई सीन नहीं, बस वहां पे एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, और वहां के लोग आपस में बोलचाल के लिए काश, है ना, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए वो भाषा बोलते हैं, उसको बोली कहते हैं। और उस बोली में, उस भाषा में कोई किताबें नहीं लिखी जाती, कोई विद्वान नहीं काश, कोई किताबें नहीं काश, तो वही काश क्या होती है, बोली, वही भाषा क्या होती है, बोली। और जब उस बोली का थोड़ा रूप बड़ा होना शुरू होता है, जब काश उस बोली में विद्वान आने शुरू हो जाते हैं उस बोली के, है ना, और उसमें साहित्यिक रचनाएं, लोग किताबें लिखना शुरू कर देते हैं काश, ठीक है ना, तो वही बोली उपभाषा बन जाती है। और जब ढेर सारी किताबें काश लिखी जाती हैं उस भाषा में, उस बोली में, है ना, तो वही उपभाषा भाषा बन जाती है काश। और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वो ख्याति प्राप्त कर जाए वो बोली, वो उपभाषा, तो वही बोली, वही उपभाषा क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी काश। तो बोली, उपभाषा और भाषा में काश इस तरीके से चलती है काश बेटा। तो बस ध्यान से सुनना काश, यहाँ पर लिखा हुआ है बोली काश क्या है, मैंने क्या बताया, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा काश क्या कहलाती है, बोली कहलाती है काश। कहानी खत्म, कुछ है नहीं, है ना। अगर हम बात करें बोलियां, है ना, बड़े रूप में कैसे आती हैं, जब उनका पॉलिटिकल और कल्चरल, है ना, यूज होना शुरू हो जाए, संस्कृति के आधार पर, राजनीति के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पर काश वो क्षेत्र बड़ा कर सकती हैं काश, है ना। राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से उस बोली का यूज होने लगे, कल्चर आपका काश डेवलप होना शुरू कर दे काश, ठीक है ना। आपकी संस्कृति काश, है ना, कहीं ना कहीं धीरे धीरे काश आपके गांव से हटकर दूसरे गांव, तीसरे गांव, फिर एक जिले से दूसरे जिले में, फिर काश एक राज्य से दूसरे राज्य में, इस तरीके से आपकी संस्कृति जब बढ़ेगी का, तो आपकी बोली भी बढ़ती जाएगी का, तो वही बोली उपभाषा बन जाएगी। और जब वही काश ना पूरे देश में फैल जाएगी, और एक देश से दूसरे देश में, तो वही उपभाषा भाषा बन जाएगी का। समझ में आई बात आपको। तो विभिन्न बोलियां राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर क्षेत्र बड़ा कर सकती हैं काश, और साहित्य रचना के आधार पर ये अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंच जाती हैं। विभाषा मतलब काश क्या बेटा, मैंने क्या बताया, विभाषा का मतलब उपभाषा। बोली का थोड़ा सा बड़ा रूप है, बोली मतलब काश जिसमें साहित्य रचनाएं ना हो, और उपभाषा मतलब बोली का थोड़ा बड़ा रूप, जब बोली, उस बोली में जब साहित्य रचनाएं होने का शुरू हो जाएं काश, किताबें विद्वान लोग लिखना शुरू कर दें काश, तो वही बोली, है ना, बन जाती है उपभाषा। और जब कई विद्वान आ जाएं काश, और उसी काश बोली में ढेर सारी किताबें लिखनी स्टार्ट कर दें, तो वो काश, है ना, उपभाषा वो क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी काश, ठीक है ना।
तो कोई बोल इस तरीके से बोली से काश क्या उपभाषा, और उपभाषा से काश क्या बनती है बेटा, भाषा बनती है। का ध्यान रखना काश बोली उपभाषा और भाषा तीनों की बेसिक परिभाषा एक ही है। एक वो माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बोलकर या लिखकर। बस बोली में काश कोई है ना साहित्य रचनाएं नहीं होती, और उपभाषा और भाषा में उपभाषा में साहित्य रचनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, और भाषा के रूप में जब वो बोली आती है तो उसमें ढेर सारी काश रचनाएं हो जाती हैं काश, तो वही बोली क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है ना। बोली क्या है, जिसका कोई लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता। ध्यान रखना बेटा, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो चिल्लाया वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जो लिखित रूप अथवा जिसका साहित्य नहीं होता, क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का भाषा बोली क्या है, भाषा ही है, उसका छोटा सा रूप क्लास क्या कहलाता है ना, बोली कहलाता है। किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली है ना, प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। काश भाषा ही बोली है, बस छोटा रूप हो, काश ज्यादा डेवलप ना हुई हो, एक छोटे क्षेत्र में बोली जा रही हो, ज्यादा डेवलप नहीं होगी तो इसलिए उस बोली में है ना किताबें लिखी नहीं जा रही होंगी, का साहित्यिक रचनाएं नहीं हो रही होंगी, का तो उसको हम क्या बोल रहे होंगे, उस भाषा को बोली बोलेंगे। का और जब वो उसमें रचनाएं होने लगे है ना, उसमें हिंदी के विद्वान आगे का रचनाएं करने लगे का, तो वही बन जाती है, वही बोली क्या बन जाती है, फिर उपभाषा बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभाषा भी कहते हैं। उपभाषा विभाषा का क्या है, तो है एक भाषा ही थी ना, बस बोली का थोड़ा सा बड़ा रूप का। अगर बोली में साहित्य रचना होने लगती है, देखो बोली में ही है ना, अगर साहित्य रचनाएं होने लगे तो क्षेत्र क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, तो वह बोली न रहकर क्या बन जाती है अब, उपभाषा। कोई कह दे एक भाषा में का जिसमें साहित्य रचनाएं नहीं हो रही हो, छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है का, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलोगे आप बोली। और जब किसी बोली में का साहित्य रचना किताबें लिखनी शुरू करते हैं लोग, उस भाषा उस बोली के विद्वान लोग है ना, तो क्या बोलोगे, वो बोली नहीं, वो क्या बन जाएगी, उपभाषा। और जब उस बोली में या उस उपभाषा में ढेर सारी किताबें लिख देगा कोई विद्वान उस उपबोली का, उस उपभाषा का, उस बोली का, उस या उस उपभाषा का, तो क्या काश बन जाएगा, काश बन जाएगा भाषा, आएगा रूप निकल के किसका, भाषा का। हर मेरे शब्दों के साथ रहिएगा बेटा क्लास। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है, मैंने बताया काश, ठीक ना। यह एक प्रांत, उपप्रांत में एक प्रांत मतलब डिस्ट्रिक्ट है ना, या उप डिस्ट्रिक्ट में काश प्रचलित होती है काश, है ना उपभाषा। सिंपल से गांव में बोली, जिले में उपभाषा, और राज्य में या देश में भाषा काश। क्लियर। और तीनों हैं एक ही रूप काश, तीनों ही एक ही रूप का। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी की बात काश करें है ना, तो हिंदी भाषा है ना, इसकी कई बोलियां हैं का, क्षेत्रीय बोली, क्षेत्रीय भाषाओं में का अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं है ना, उनका बोलने का तरीका, टोन, एक्सेंट अलग होता है, इसलिए उनके नाम अलग हैं, लेकिन है ओवरऑल का उसको नाम क्या दिया गया है, हिंदी। अवधि बोलो का ना, अगर बात का ब्रज भाषा बोलो, खड़ी बोली बोलो, ये सब क्या है, भोजपुरी बोलो, ये सब हिंदी भाषा की क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली काश क्या है, बोलियां हैं काश। छोटे क्षेत्र में जब लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए का जो है ना भाषा यूज करते हैं, उसी को बोली बोलते हैं। वही बोली जब बड़े स्तर पर आती है तो उपभाषा बनती है, और जब बड़े लेवल पे आती है तो भाषा बन जाती है। तो अवधि, आपकी अवधि भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब हिंदी भाषा की बोलियां हैं। ओवरऑल काश क्या बनी है, भाषा बनी है काश कौन सी, हिंदी। और इसके अंदर काश क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काश क्या है, उप बोलियां हैं काश आपकी, है ना। कितनी बोलियां हैं काश क्या है, किन क्षेत्रों में कौन सी बोली होती है ना। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं काश, देखेंगे अभी आप लोग 17 बोलियां हैं काश, और किन क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं काश, और कौन क्षेत्र है हिंदी भाषी क्षेत्र का, दिमाग में रहना चाहिए काश। उत्तर प्रदेश के जो नेबर स्टेट हैं, पड़ोसी राज्य हैं काश, बस यही हैं। मतलब मोटा मोटा उत्तर भारत में ही हिंदी भाषी है ना काश क्षेत्र हैं काश, जहां पे हिंदी बोली जाती है। साहित्य रचनाएं भी प्राप्त होती हैं किसमें, उपभाषा में, साहित्य है ना। हिंदी की भी भाषाएं जैसे देखिए ब्रज भाषा, अवधि, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, ये सब क्या है बेटा, ये हैं बोली का थोड़ा विस्तृत रूप का, जिनको आप बोल सकते हो काश क्या, विभाषाएं, या इनको बोलियां भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलियां ही हैं काश, ठीक ना। बस थोड़ा इन्हीं बोलियों में ब्रज भाषा में जब रचनाएं शुरू हो गई करना, हिंदी के विद्वान, जब ब्रज भाषा के विद्वान आए, उन्होंने कहा ब्रज भाषा के काश विद्वान कौन है ना, सूरदास है ना, जब आए है ना, रसखान, ठीक है ना। तो ये लोग आए, इन्होंने जब जब अपनी लेखनी चलाई ब्रजभाषा को लेकर, तो इसका रूप थोड़ा बड़ा हुआ, इसका रूप थोड़ा बड़ा हुआ, तो ये काश बोली क्या बन गई, विभाषा बन गई। जब थोड़ा और रूप बड़ा हुआ होगा तो काश क्या बन जाएगी, भाषा। कौन सी भाषा, हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है काश ये, ठीक है ना। चलिए क्लियर ना। इंपॉर्टेंट नोट सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को, सुनिएगा बेटा, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को वर्गों में बांटा गया है, और इन्हीं वर्गों को हम क्या बोलते हैं, उपभाषा। क्या बोलते हैं, एक तरीके समझिएगा, बोली क्या बताया मैंने, उपभाषा क्या बताया, समझ में आया। और हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को
वर्गों में बांटा गया है, और वर्गों क्या बोलते हैं, वर्गों में बांटा गया है, और इन्हीं वर्गों क्या कहा जाता है, उपभाषा, मतलब बोलियां उपभाषा के अंतर्गत आती हैं क्लास, ठीक है ना, समझ में आ रही बात आपको। और दूसरी पॉइंट नोट ये है, सर्वप्रथम अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी, एक ब्रिटिश है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, नाम ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। इन्होंने 1889 में का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर है बेटा, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ना, में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहली बार किसी ने हिंदी भाषा की बोलियां और उपभाषाओं को लेकर अपना पूरा क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया था। क्लास समझ में आ रही बात, नाम क्या था उनका, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। क्लास ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्लास, ये भी ध्यान रखना क्लास, किसमें पब्लिश किया था, 1889 में क्लास, किसमें, इसमें क्लास वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में क्लास हिंदी की उपभाषा और बोलियों का वर्गीकरण क्लास किया था। इसके अलावा कई विद्वान अभी तक हो चुके हैं जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत कर चुके हैं भाषा, हिंदी भाषा की बोली और उपभाषाओं को लेकर। आज इस बात को लेकर आम सहमति है, सब लोग मान गए हैं काश कि जिस भाषा जिस भाषा समूह का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं हैं। काश कितनी भाषा, ये आपके है ना, आपके इसमें आया था काश क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में, कितनी उपभाषाएं हैं बेटा, 5 उपभाषाएं, और इस उपभाषाओं के अंदर कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां। उपभाषा का क्या है, कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन वर्ग हैं, और वर्ग के अंदर, हर वर्ग के अंदर का क्या आती हैं, कुछ बोलियां आती हैं। बोलियां क्या है, छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को ही क्या बोलते हैं, हम बोली काज, जिसमें कोई साहित्यिक रचनाएं नहीं होती काज। जब उसी बोली में साहित्यिक रचनाएं होनी शुरू हो जाए का, तो किसमें आ जाता है काश, वो बोली किसमें आती है, उपभाषा में आती है, वो बोली नहीं उपभाषा बन जाती है। और जब उसमें और ढेर सारी रचनाएं हो जाएं, उसका रूप और बड़ा हो जाए, तो उपभाषा ही क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी काश, ठीक ना। तो भाषा के अंदर उपभाषा, उपभाषा के अंदर का क्या बोलियां। तो अगर हम बात खास करें हिंदी भाषा समूह के अंदर 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा समूह के अंदर कितने उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 5 वर्ग हैं, कह जाते हो 5 वर्ग। और इन 5 वर्गों के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं बेटा, 17 बोलियां हैं काश। और ये 17 बोलियां उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य का है ना, जिसमें एक यूटी है दिल्ली, और बाकी 8 राज्य हैं क्लास आपके, है ना, इन्हीं में ये 17 बोलियां बोली जाती हैं। और देखना है कहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती है ना। उत्तराखंड क्लास है ना, उत्तराखंड क्लास, इसके अलावा अगर हम बात काज करें हिमाचल प्रदेश क्लास है ना, इसके अलावा बात काज करें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली है ना, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, इन्हीं राज्यों में का, और उत्तर प्रदेश, इन्हीं राज्यों में देखेंगे कहाँ पे किस क्षेत्र में ये 17 बोलियां कहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है क्लास, ठीक है ना बेटा। आइए मेरे शब्दों के साथ रहिएगा। आइए भाषा क्या है, तो सब पता ही है काश आपको, मैं भाषा की परिभाषा कितनी बार बताऊं काश। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करता है किसी की दूसरे के समझ। क्लास है कितनी बार, इससे पहले पहली क्लास जब हिंदी की ली थी मैंने समास वाली, उसमें भी देखिए स्टार्टिंग में मैंने भाषा को डिफाइन किया है काश। भाषा का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र होता है, बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने में, संचार के माध्यमों में, परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है, उसे भाषा कहते हैं काश, कोई दिक्कत नहीं है। साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान करता है, मतलब जब कोई साहित्यकार है ना किसी बोली में का जब रचनाएं करना लिखना शुरू करता है तो वो उपभाषा बनती है। और जब वही साहित्यकार और ढेर सारी रचनाएं करता है और एक है ना काश, एक तरीके से कह सकते हो काश, उसको लीगल स्वरूप प्रदान कर देता है काश, ये कह सकते हो बहुत बड़ा स्वरूप प्रदान कर देता है, ढेर सारी रचनाएं कर देता है जब उस भाषा के, उस बोली में, उस उपभाषा में, तो वही काश बन जाती है काश, क्या आपकी भाषा बन जाती है काश। कोई समस्या ही नहीं है इसमें काश, जो मैंने चिल्लाया वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक ना। चलिए क्लियर। हाँ, एक भाषा के अंतर्गत काश, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं काश, और भाषाओं के अंदर काश कई क्या होती हैं, बोलियां होती हैं। कितनी है ना, हिंदी कितनी उपभाषाएं हैं बेटा, मतलब भाषाएं मतलब वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग। 5 वर्ग के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं बेटा आपकी, 17 बोलियां हैं काश, सब ध्यान रखना क्लास आप लोग, ठीक है ना। डेटा पूछा गया है, ग्रेशन का नाम जरूर ध्यान रखना क्लास, ठीक ना। आप ईयर भले भूल जाओ 1889 क्लास, ठीक है ना, आप ईयर भले भूल जाओ, ठीक है ना, लेकिन क्लास ये मत भूलना, आप ईयर भले भूल जाओ 1889 क्लास, आप ये नाम मत भूलना, और वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये नाम भूलना। इसी के अंतर्गत है ना इन्होंने पब्लिश किया था हिंदी उपभाषाओं और बोलियों को क्लास, ठीक है ना, पहली बार हिंदी भाषा की बोलियां और उपभाषाओं को किसने क्लासिफाई किया था काश, तो जॉर्ज ग्रेशन का नाम ध्यान रखना काश, 1889 में काश, ठीक ना। आइए भाषा के परिवर्तन के कारण काश, ठीक ना, आपको पता है बेटा है ना, बोली से उपभाषा, उपभाषा से भाषा बनती है, क्या सबको पता ही है ना, मैंने चिल्लाया भी काश। भारत के भाषा के परिवर्तन काश, आपको पता है भाषा परिवर्तित काश कैसे होती है। आपके पुरखे है ना, पुरखे मतलब
है ना पूर्वज लोग का जो बोलते होंगे, आज आपके बोलने में बदलाव होगा का, बात समझिएगा। समय के बीतने से बोलने में है ना परिवर्तन होता है, और समय के बीतने से बहुत कुछ चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, खान पान चेंज होता है, आपका कल्चर चेंज होता है ना, पीढ़ियों के अंतर से, है ना, जलवायु से, है ना, दैहिक भिन्नता, आपके पास बॉडी स्ट्रक्चर का, तमाम चीजें का, है ना, ये सब चीजें। आपके पापा लुंगी पहनते होंगे शायद, और हम लोग लिवाइस की जीन्स पहनते हैं का, समझ में आ रही बात। और उससे पहले उनके पापा का ना वो धोती कुर्ता टोपी, मारे फ्रीडम फाइटर, है ना, समझो। और उससे पहले क्या होता होगा पता है, और इससे पहले क्या लोग पत्ते लगाते थे, पत्ते लगा के अपना शरीर ढकते का, तो वही चीज का वहाँ उस समय क्लाइमेट अलग था, उस समय के खान पान अलग था, उस समय का रहन सहन अलग था, हर चीज का असर पड़ता है, इस समय बदलाव होता चला आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी भाषा भी बदलती चली आ रही। तो भाषा के परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है ना, देख सकते हैं इसको। लिपि, आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप भाषा पढ़ रहे हैं तो लिपि पता होना चाहिए। लिपि जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रिप्ट क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रिप्ट? तो बहुत सिंपल भाषा में समझना, हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, और वही तरीका कहलाता है क्या, लिपि। तो स्क्रिप्ट यानी लिपि कुछ नहीं, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, किसी भी पर्टिकुलर भाषा को लिखने का एक तरीका क्या कहलाता है, लिपि। स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नथिंग बट द स्क्रिप्ट क्लास। जैसे अगर हम बात करें हिंदी, भारत देश की बात करें, भारत देश में 1600 से भी ज्यादा भारत देश में अगर हम बात करें तो 1600 से भी, है ना, छोटी बड़ी भी ज्यादा भाषाएं हैं, छोटी बड़ी, है ना। और इनमें मैक्सिमम भाषाएं जानते हो, ये मान लो एक पेपर है ना, ये ऊपर टॉप है और नीचे क्लास क्या है बेटा, बॉटम है क्लास, ठीक है ना। ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है बेटा, राइट क्लास, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं हम, टॉप से लिखना शुरू करते हैं, लेफ्ट से लिखते हुए राइट तक आते हैं, और फिर बचपन में बताया भी गया था, राइट तक आइए, फुल स्टॉप लगे ना लगे, अगली लाइन में फिर लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक आना है, फिर यही अगले लेफ्ट राइट, फिर यही, और यही पैटर्न आपको हर कॉपी हर पेज पे फॉलो करना है का, समझ में आई बात। और लिखने का यही पैटर्न, यही तरीका, यही स्टाइल कहलाता है देवनागरी स्टाइल, या देवनागरी तरीका है, देवनागरी लिपि, जिसमें भारत देश की मैक्सिमम भाषाएं लिखी जाती हैं, है ना। समझ में आ रही बात आपको। तो आपको पता है लिपि स्क्रिप्ट इज नथिंग बट द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। और भारत देश में हर भाषा, मैक्सिमम भाषाओं को, हर भाषा नहीं मैक्सिमम भाषाओं को लिखने का स्टाइल है वो यही है क्लास। टॉप से लिखना स्टार्ट करते हैं, बॉटम को लिखते हुए आते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट तक आते हैं, फिर अगली लाइन में लेफ्ट टू राइट, और यही पैटर्न का यही हम कंटिन्यू रखते हैं क्लास, हर पेज हर कॉपी पे क्लास। और इस पैटर्न को इस तरीके क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में कहा जाता है, देवनागरी लिपि के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति एक लिपि से, एक स्क्रिप्ट से हुई। उस स्क्रिप्ट का नाम है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि। वैसे कहा जाता है, जनरली कहा जाता है, सामान्यतः सबका आम मत है, सबने ये माना है कि सारी लिपियों का जन्म क्लास है ना ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसमें से देवनागरी लिपि के बारे में हमें जानना है। तो और ब्राह्मी लिपि, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जिन्होंने से हिस्ट्री क्लास की उनको पता होगा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग क्लास एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हो इतिहास के पन्नों में, तो वहाँ पे क्लास आती है गुप्ता डायनेस्टी आती है, और उससे पहले क्लास आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है, बौद्ध धर्म जैनिज्म जब पढ़ते हो तो उसी समय ब्राह्मी लिपि का, और खासकर अगर हम बात खास करें ब्राह्मी लिपि का जन्म उसी समय हुआ था, बौद्ध धर्म जैन धर्म के समय में का 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म का जब और जैन धर्म का जब एग्जिस्टेंस हो रहा था, उसी समय ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था। और अब आगे चल के जितनी भी लिपियां हैं वो सब ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न मानी जाती हैं, ये भी ध्यान रखना इस बात को। और देवनागरी लिपि के बारे में काफी विवाद हैं, काफी विवादास्पद बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं देवनागरी लिपि ऐसे निकली, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, लेकिन जो स्टैंडर्ड मत है, जो मानक मत है, वो मैं आपको बताऊं तो देवनागरी लिपि जिसके बारे में इसलिए जानना है आपको क्योंकि भारत देश की मैक्सिमम भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं, है ना, लेफ्ट से राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक ना। चलिए, तो ये देवनागरी लिपि के बारे में जो विवाद है वो छोड़िए, जो स्टैंडर्ड बात है वो समझिए कैसे देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो कहते हैं गुजरात में एक शहर पड़ता, गुजरात में कहा से ना, गुजरात में है ना नागर ब्राह्मण ढेर सारे रहते हैं उधर का, ठीक ना, गुजरात में। तो नागर ब्राह्मणों की वजह से कहा से ना, नागर ब्राह्मणों की वजह से उन्हीं लोगों ने सबसे पहले है ना इस स्टाइल का प्रयोग करना शुरू किया, है ना, मतलब बोली या बोली में बोली को उन्होंने जब साहित्य के रूप में लिखना शुरू किया, किसी बोली किसी उपभाषा को जब है ना किसी बोली में जब उन्होंने रचना करनी स्टार्ट की तो उन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो किया क्लास, वहां के नागर ब्राह्मणों ने। इसलिए उन नगर ब्राह्मणों की वजह से ही कहा ना उस लिपि का नाम पड़ गया नागर लिपि। और सबसे पहले उन ब्राह्मणों ने है ना देव भाषा में रचनाएं लिखी थी गास, मतलब संस्कृत भाषा में रचनाएं की, है ना। देव भाषा मतलब क्या, देववाणी मतलब क्या, संस्कृत भाषा का। इसीलिए बेटा है ना देव भाषा देव भाषा को लिपिबद्ध किया, मतलब है ना इस स्टाइल में लिखना शुरू किया, है ना। तो नागर ब्राह्मणों ने काम किया था इस नागर और देव भाषा में देव भाषा को सबसे पहले लिखा गया था, है ना, इस स्टाइल में, इसलिए देव शब्द आगे लगा दिया गया। तो क्या बन गया,
है ना, देव नागर ब्राह्मणों ने किया था, तो देव नागरी या देव नागरी लिपि, ठीक है ना। तो ये चीज है का देवनागरी लिपि के बारे में का थोड़ा सा एक मत है, कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ, थोड़ा मैंने बताया है आपको। भारत देश के अंदर मैक्सिमम भाषाएं देवनागरी लिपि में ही काश लिखी जाती हैं काश, सारी तो नहीं। उर्दू भाषा नहीं, उर्दू भाषा का क्या है, उर्दू लिपि अलग है, जस्ट अपोजिट टू देवनागरी लिपि, है ना, राइट टू लेफ्ट, वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं काश ना। और देवनागरी लिपि में काश क्या, राइट लेफ्ट टू राइट, और उर्दू लिपि में क्या, राइट टू लेफ्ट काश, जानते ही होंगे ना। चलिए तो आइए तो बात करते हैं काश। आप देखिए अभी इतना चिल्लाने के बाद ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। देखिए लिपि क्या है समझा दिया मैंने काश आपको, है ना। भाषा श्रव्य होती है जबकि लिपि दृश्य होती है। बिल्कुल, अगर मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ सुन सकोगे, लेकिन जब मैं लिखूंगा, है ना, जब मैं लिखूंगा तभी आप समझ पाओगे कि कौन से स्टाइल में लिख रहा हूं। बोल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, उर्दू भी कोई बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन जब उसको लिखा जाएगा तो लिखने के समय जब देखोगे तो हम इधर से इधर लिख रहे होंगे, उर्दू लोग इधर से इधर लिख रहे होंगे, तब वो दिखेगा कि हाँ किस स्टाइल में लिखा जा रहा है। तो स्क्रिप्ट क्या है, स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो वो कब दिखाई देगी, जब लिखा जाएगा। इसीलिए लिपि क्या है, दृश्य है। जब भाषा लिखी जाएगी तब वो दिखाई देगी का लिपि का किस स्क्रिप्ट में, किस स्टाइल में, है ना, भाषा लिखी जा रही है। इसलिए लिपि दृश्य और भाषा क्या है, भाषा श्रव्य। इस समय मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। भाषा की सभी लिपियां, है ना, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं काश। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों के ने शुरू किया था। वैदिक आर्य सभ्यता जब पढ़ोगे उस समय, है ना, वैदिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू हुआ था, और उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय में ब्राह्मी लिपि बहुत तेजी के साथ प्रयोग की गई। आप पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना, मौर्य डायनेस्टी में अशोक मौर्य के का समय के लिखे हुए कुछ शिलालेख पाए गए हैं। कितने शिलालेख, 13 शिलालेख, 14 शिलालेख। उन 14 शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख जो है वो शिलालेख नंबर 13 है, जिसमें कलिंग युद्ध का डिस्क्रिप्शन है। वो सब पढ़ोगे आप हिस्ट्री में, मैं भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो उन शिलालेखों में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है गास, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम नमूना 5th सेंचुरी, देखो 5th सेंचुरी बीसी, वही 5th सेंचुरी बीसी मतलब क्या, 5th सेंचुरी बीसी, है ना, से लेके 6th सेंचुरी बीसी के बीच में ही काश कहते हैं इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म मार्केट में आ रहे थे काश। कभी अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, इतिहास पढ़ा हो, भारतीय इतिहास, तो आप जानोगे काश यही वो समय था जब बौद्ध धर्म जैन धर्म मार्केट में आने की काश चेष्टा कर रहे थे, आ रहे थे काश, ठीक ना। उसी समय ब्राह्मी लिपि काश काफी डेवलप होना शुरू हुई थी काश, और उसके बाद तो, है ना, सारी लिपि इसी से निकली हैं। देवनागरी लिपि की बात काश करें, देवनागरी लिपि, यह लिपि बाईं से दाईं ओर का आपको पता है, जबकि फारसी लिपि, उर्दू अरबी फारसी लिपि का दाईं से बाईं ओर, है ना, बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर का, राइट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का, अभी तो बताया। यह अक्षरात्मक लिपि है। कौन सी, देवनागरी लिपि। अक्षरात्मक छोटा बड़ा छोटी बड़ी का अक्षरात्मक, और जबकि उर्दू में का क्या है, सिंबल है ना, चिन्ह है, चिन्हात्मक। यह अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है ना। देखो देवनागरी का जो नाम, इसलिए जो भारत देश में जो लिपि आज मैक्सिमम हम यूज कर रहे हैं, हम और आप, है ना, भारत देश की भाषाओं को लिखते, मैक्सिमम भाषाओं को लिखते वक्त काश वो देवनागरी लिपि है। तो ये देवनागरी सब जानते हो कहां से निकला है। देखो ज्यादातर विद्वान गुजरात के नगर ब्राह्मणों से थे। पढ़ना लिखना स्टार्ट में विद्वानों को आता था। विद्वान मतलब कौन, ब्राह्मण। और उन्होंने भाषा को जब लिपिबद्ध किया तो ज्यादातर विद्वान गुजरात के थे। नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं, है ना। और माना जाता है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने की वजह से वहां पंडित वर्ग अर्थात नगर ब्राह्मणों के नाम से, है ना, इसे नागरी कहा गया। और अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया। देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया इसमें, इसलिए इसको नागरी, है ना, नागर ब्राह्मणों के भी यहाँ पे नागरी, और देव भाषा संस्कृत को पहली बार इसमें लिखा गया इस स्टाइल में, इसलिए देव वर्ड इसके आगे जोड़ दिया गया। तो क्या बन गया, देव नागरी बन गया। क्लास समझ में आ रही बात आपको। ये वर्ड यूज आपको ये पता होनी चाहिए क्लास, ठीक ना। बाकी मैंने आपको एक चीज और ध्यान देने का, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। जहां पे स्टार बना हुआ है ना, जहां पे ये स्टार बने हुए ना, ये वहां इंपॉर्टेंट नोट है, बस ध्यान रखना है आपको। गुप्त काल, जब हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में जब गुप्ता डायनेस्टी की बात आती है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, सब नाम सुना होगा आप लोगों ने कहा। भारत का सिकंदर कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, है ना। कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित काश किया था, ये सब नाम आपने कभी सुने होंगे। उन्हीं के समय में बात काश करें तो ब्राह्मी, है ना, ब्राह्मी जो सबसे पहली लिपि मानी जाती है, सबसे जिससे सारी लिपियों का जन्म हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं, ब्राह्मी लिपि। इसके दो भेद हो गए गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल मतलब 4th सेंचुरी एडी,
है ना 400 ईस्वी के आसपास का। दो पार्ट हो गए, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी का। और उत्तरी ब्राह्मी विकास, उत्तरी ब्राह्मी विकास इधर से उत्तरी ब्राह्मी मतलब उत्तर भारत और दक्षिणी ब्राह्मी मतलब दक्षिण भारत। उत्तरी ब्राह्मी में ही कास मेनली क्या है, देवनागरी लिपि का कॉन्सेप्ट विकास गुजरात से। और दक्षिणी ब्राह्मी में अगर हम बात खास करें तो तमिल लिपि का विकास हुआ है दक्षिणी ब्राह्मी से। तेलुगु कन्नड़ लिपि का विकास हुआ है कास दक्षिणी ब्राह्मी से। मलयालम, मलयालम मतलब कास क्या, मलयालम मतलब मलयालम कास कहाँ, केरल, है ना। तमिल कास कहाँ, तमिलनाडु, है ना। तेलुगु कास कहाँ बेटा, तेलुगु कास कहाँ, तेलुगु आंध्र प्रदेश। कन्नड़ कहाँ, कर्नाटका। तो देख पा रहे हैं ये पूरा दक्षिण भारत हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु का से केरल और तमिल आंध्र प्रदेश, यही सब दक्षिण, यही तो मोटा मोटा दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में है ना काश जो लिपि का विकास हुआ है वो दक्षिणी ब्राह्मी से हुआ है काश। और दक्षिणी ब्राह्मी उत्तरी ब्राह्मी में गुप्त काल के दौरान काश ब्राह्मी लिपि टूट गई थी काश। उत्तरी ब्राह्मी से काश देवनागरी लिपि वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है। दक्षिणी ब्राह्मी से काश ये दक्षिण भारत की काश जितनी भी आज भाषाएं हैं दक्षिण भारत में, केरला में मलयालम एंड ऑल, है ना, इन सारी भाषाओं को लिखने की लिपि जो निकली है वो दक्षिणी ब्राह्मी से निकली है काश, मलयालम काश, है ना। और ध्यान रखना एक चीज और, है ना, ये जो काश आपकी ग्रंथ लिपि है ना, ग्रंथ लिपि जो तमिलनाडु में डेवलप हुई, ग्रंथ लिपि काश दक्षिणी ब्राह्मी से डेवलप हुई, ग्रंथ लिपि से ही डेवलप हुई काश आपकी मलयालम लिपि काश, ग्रंथ लिपि से विकसित हुई है काश आपकी मलयालम लिपि। क्वेश्चन कई बार पूछा गया किस लिपि से मलयालम लिपि का विकास हुआ है, ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि काश कहां की है, तमिलनाडु की है काश बेटा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं काश, इंपॉर्टेंट नोट थी काश। आइए अब बात कर लेते हैं आपकी, है ना, हिंदी भाषा और बोली क्षेत्र का, मतलब है ना हिंदी भाषा के पांच वर्ग है ना, मतलब उपभाषाएं, पांच उपभाषाएं 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है ना। और 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में काश कुछ ना कुछ बोलियां हैं, बोलियां लिखी हुई हैं काश। और वो बोलियां आज के हिसाब से किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, और ये सारे क्षेत्र आप देख पाओगे, है ना, उत्तर प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्य जो हैं उन्हीं के होंगे काश, आप देख सकते हैं काश खुद ही। आइए तो बात करें हिंदी भाषा की बोली का, अगर हम बात काश करें यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं देखिए पहली चीज ध्यान रखना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, पांचों वर्ग ध्यान रखो पहले, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, है ना। राजस्थान में भी हिंदी, राजस्थान की हिंदी उधर अलग, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों की हिंदी अलग, है ना, उत्तराखंड एंड ऑल, ठीक ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, ये सब, है ना, हिमाचल प्रदेश भी का तो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है ना, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। पहाड़ी हिंदी, है ना, राजस्थानी हिंदी, ठीक है ना, और इसके अलावा बिहारी हिंदी, बिहार वाला क्षेत्र का, और पूर्वी हिंदी, है ना, पूर्वी हिंदी यूपी ईस्ट खासकर मान लो, है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश मोटा मोटा मान लो। और पश्चिमी हिंदी मतलब काश क्या, पश्चिमी यूपी की बात कर लो काश मोटा मोटा, ठीक ना। यूपी के रेस्पेक्ट में का ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने आपको इसलिए यूपी का मैप डाल दिया, यूपी और यूपी के नेबर स्टेट काश, 8 राज्य हैं कि यूटी, उन्हीं में हिंदी बोली जाती है काश, हिंदी भाषा की बोलियां उन्हीं क्षेत्रों में आपको मिलेंगी काश, ठीक ना। तो ये 5, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का, ठीक है ना। राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का, ये 5 क्षेत्र हैं, 5 वर्ग। और इन्हीं 5 वर्ग मतलब उपभाषाएं, इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत का अगर हम बात काश करें कौन कौन सी बोलियां आती दिखेगा। अगर हम बात काश करें, सुनिएगा बेटा, यहां डायग्राम आपके सामने है, पहले इन तीनों को समझ लें। पश्चिमी हिंदी की बात करें, इसका विकास कहते हैं, इसको पश्चिमी उपभाषा बोल सकते हो। पूर्वी हिंदी, पूर्वी उपभाषा, उपभाषा मतलब वर्ग ना, जिसके अंदर में बोलियां हैं ना, कितने वर्ग, 5 वर्ग हैं, वर्ग मतलब उपभाषा है, बताया मैंने अभी आपको, ठीक ना। तो पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, पश्चिमी उपभाषा। इसका विकास जानते हो कहां से हुआ, ये वर्ड याद रखना, सौरसेनी उपभ्रंश क्लास, सौरसेनी अपभ्रंश से काश ना पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की बात काश करें, इसको पूर्वी उपभाषा बोल सकते हो, इसका अर्धमगधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। अपभ्रंश बहुत पुराना समय काश, ठीक है ना, है ना, बहुत पुराना समय का अपभ्रंश क्लास, ठीक ना। तो अब अर्धमगधी अपभ्रंश क्लास से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का, है ना। और बिहारी हिंदी का विकास का है ना, बिहारी हिंदी को बिहारी भाषा बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगधी अपभ्रंश, है ना, बिहार, हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आपको आप जानोगे काश कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, 16 महाजनपद आते हैं इतिहास में जब पढ़ोगे तो उसमें एक मगध महाजनपद था काश, मगध महाजनपद काश, ठीक ना। तो मगध मतलब क्या, बिहार वाला क्षेत्र, तो मगध अपभ्रंश से जन्मी है बिहारी हिंदी, जिसको बिहारी उपभाषा बोल सकते हो साहब, ठीक ना। पूर्वी हिंदी, पूर्वी भाषा अर्धमगधी, है ना। पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी, पश्चिमी सौरसेन, है ना, सौरसेन, सूरसेन, मथुरा वगैरह का, ये मथुरा वाला रीजन का, मथुरा आगरा वाला रीजन का, ये सौरसेनी अपभ्रंश कहलाता है ये रीजन का, ठीक ना। यहाँ पे पश्चिमी उपभाषा या इसको पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तीनों हिंदी का समझ में आई, तीनों रूप, तीनों वर्ग समझ में आया, बाकी 2 अगली स्लाइड में बताएंगे अभी उस पर।
तो पश्चिमी हिंदी में आते हैं, बोलियां कौन कौन सी आती, बुंदेली आती, कन्नौजी और ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ, मथुरा, कन्नौजी का कहाँ, कन्नौज, बुंदेलखंड, खड़ी बोली का मथुरा में बोली जाती है, कौरवी, है ना, मेरठ में, मेरठ के एरिया में का ये सब भाषाएं बोली जाती है ना। तो कौरवी मेरठ में, खड़ी बोली भी मेरठ में का उधर, है ना। और ब्रजभाषा का मथुरा आगरा वाले रीजन में, कन्नौज में, बुंदेली बुंदेलखंड वाले का एरिया, बुंदेलखंड बघेलखंड वाले एरिया में का, ठीक ना। मैंने यूपी का पूरा मैप बताया है बेटा का आपको, ना देखिए वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ी हो आप, यूपी का पूरा का ना स्थिति, भौगोलिक स्थिति यूपी की देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है यूपी जी के लिए उसमें वीडियो जो पड़ी हुई इसमें देख लेना गाइस, ठीक ना। 2 ही वीडियो पड़ी हुई, पहली वीडियो देख लो गाइस, कहानी खत्म हो जाएगी। पूरे यूपी के फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर जितनी बातें आपको जानना है वो आपको पता चल जाएंगी गाइस, ठीक ना। चलिए, तो ये है गाइस बेटा आपका, है ना, पश्चिमी हिंदी की बोलियां। पश्चिमी मतलब यूपी में पश्चिम, पूर्वी मतलब यूपी में पूरब क्लास, ठीक है ना। बस मोटा मोटा ये ध्यान, बिहारी मतलब बिहार वाला क्षेत्र, है ना, राजस्थानी मतलब राजस्थान वाला क्षेत्र, पहाड़ी मतलब पहाड़ वाला क्षेत्र, कहानी खत्म। और है क्या बेटा, और है क्या, है ना। तो पश्चिमी मतलब, है ना, पश्चिमी यूपी का, देखो ये सब पश्चिमी यूपी के बोली है का, ठीक है। बोली क्षेत्र कहाँ है, बुंदेली कहाँ, छतरपुर मध्य प्रदेश, व उत्तर प्रदेश में कहाँ, बुंदेलखंड में। कन्नौजी का कहाँ, कन्नौज उत्तर प्रदेश। ब्रजभाषा कहाँ, मथुरा आगरा। खड़ी बोली कहाँ, दिल्ली मेरठ सहारनपुर बिजनौर, इन सब क्षेत्रों में खड़ी बोली भी और कौरवी भी है कास। ध्यान रखना, ये बोली क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कास। आइए, पूर्वी हिंदी मतलब कास क्या है ना, पूर्वी हिंदी का मतलब कास क्या, अगर हम बात कास करें पूर्वी उपभाषा, मतलब आप मोटा मोटा ध्यान रखिए, है ना। पूर्वी हिंदी जब भी दिमाग में आएगा तो कानपुर से, यूपी में कानपुर से काश आप गोरखपुर तक चले जाइए, काश कहें गोरखपुर से पहले तक का थोड़ा सा, है ना। खासकर मोटा मोटा उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी लखनऊ, है ना, ये अवधि, है ना, ये पूर्वी भाषा का बेस्ट एग्जाम्पल है, पूर्वी हिंदी का बेस्ट एग्जाम्पल है। हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं बेटा, लखनऊ से इस समय क्लास ले रहे हैं। लखनऊ में जो भाषा, हिंदी भाषा का रूप है उसको हम पूर्वी हिंदी के रूप में लाते हैं, पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत लाते हैं। और देखिए अवधि है विकास, अवधि के अलावा बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 2 नाम और ध्यान, ये भी, है ना, पूर्वी हिंदी में आते हैं। अवधि मोटा मोटा कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बघेली कहाँ, रीवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, है ना, छत्तीसगढ़ी कहाँ, रायपुर और छत्तीसगढ़ में का, ठीक ना। ये ध्यान रखना, पूर्वी हिंदी में अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी का, मोटा मोटा अवधि ध्यान रखना बस। तो पूर्वी हिंदी में अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में का पश्चिम के सारे पश्चिम के क्षेत्र हैं का, कहीं ना कहीं आपके बुंदेली, है ना, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरवी का ध्यान रखो, 2 बार पढ़ोगे का काम हो जाएगा। बिहारी हिंदी में मगध मतलब मगध से बना है मगही, ये बोली है का, कहाँ पे, गया बिहार में बोली जाती है। मैथिली कहाँ, बिहार में कहाँ, दरभंगा वाले क्षेत्र में। भोजपुरी कहाँ, बिहार में का भी बोली जाती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं, बलिया वाले क्षेत्र में। बलिया, गोरखपुर के आगे निकलिए, उधर का निकल जाइए, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे, है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे क्या, पश्चिमी जिला क्लास, पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी। पश्चिमी काश क्या है, शामली। उत्तरी क्या है का, सहारनपुर। दक्षिणी काश क्या है, सोनभद्र, ठीक है ना। चलिए, ये है। नेक्स्ट 2 आपके वर्ग और रह गए हैं। पहाड़ी हिंदी, देखिए पूर्वी हिंदी होगी, पश्चिमी हिंदी होगी काश, और आपकी काश वो, है ना, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी का। अब आई बात पहाड़ी और राजस्थानी। पहाड़ी मतलब पहाड़ी वाला क्षेत्र, तो पहाड़ी उपभाषा भी कह सकते हो। पहाड़ी हिंदी मतलब ये क्या है, ये उपभाषाएं तो हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 5 वर्ग हैं। तो चाहे पहाड़ी हिंदी बोलिए, चाहे पहाड़ी उपभाषा बोलिए, राजस्थानी हिंदी बोलिए, चाहे राजस्थानी उपभाषा बोलिए। और राजस्थानी हिंदी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है काश बेटा, है ना। और पहाड़ी हिंदी का विकास बेटा सौरसेनी अपभ्रंश से ये भी हुआ, खस सौरसेनी, ध्यान ना, खस सौरसेनी अपभ्रंश क्लास, बस यहीं पे एक्स्ट्रा वर्ड है खस, बाकी सौरसेनी अपभ्रंश। ऊपर क्या देखा था आपने काश, है ना, ऊपर जो तीनों ग्रुप थे काश आपके, है ना। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश है, पूर्वी हिंदी अर्धमगधी और बिहारी हिंदी मगधी। बिहार मतलब मगध, पूर्वी वाला भी काश, यूपी का पूर्वी वाला हिस्सा भी मगध से ही काश काफी प्रभावित रहा, तो देखो अर्धमगधी अपभ्रंश, है ना। पश्चिम में काश मथुरा का सौरसेन, एक महाजनपद था सूरसेन की काश कैपिटल काश भी कई बार पूछा जाता है, सूरसेन की कैपिटल काश क्या थी, मथुरा। तो सौरसेनी अपभ्रंश, सूरसेन से बना है सौरसेन से अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है पश्चिमी हिंदी का, है ना। सौरसेनी क्षेत्र में बोली, मथुरा वाले क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, और बोलते बोलते काश का बड़ा रूप हुआ, उपभाषा बनी, उपभाषा से काश क्या बन गई, है ना, भाषा बन गई काश, ठीक ना। चलिए, तो ये का ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए, तो पहाड़ी हिंदी पहाड़ी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी राजस्थानी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी में बस क्लास क्या है, कुल्लुई क्लास, 3 कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊं। गढ़वाल कुमाऊं क्लास कहाँ, उत्तराखंड बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है क्लास। कुल्लुई क्लास कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, कोई समस्या ही नहीं है क्लास, है ना, कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ पे कन्नौज उत्तर प्रदेश में कुल्लुई बहुत कम बोली जाती है, इसको यहाँ से हटाइए क्लास, है ना, बस हिमाचल प्रदेश में क्लास, है ना। मंडी वाला एरिया, मंडी का हिमाचल प्रदेश में जगह पड़ती मंडी, है ना।
कुल्लू, वहीं पे का से भाषा खूब बोली जाती है का। राजस्थानी हिंदी में आइए, जयपुरी है, निमाड़ी है, मालवी है और मालवी है और भीली, मारवाड़ी और भीड़ी है कास, भीड़ी है ना, ये है क्लास आपके, है ना। मालवी नहीं, मालवी नहीं कास, मालवी नहीं कास, मालवी नहीं, मालवी नहीं कास, ठीक ना। चलो मालवी जोड़ दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। मालवी बोलते हैं का। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी जयपुर, निमाड़ी मध्य प्रदेश, मालवी का भी मध्य प्रदेश उज्जैन में, मारवाड़ी का जोधपुर बीकानेर वाले क्षेत्र में का राजस्थान में, भीली का राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात वाले के सीमावर्ती क्षेत्रों में का भी बोली जाती है का, ठीक ना। तो ये आपकी कास क्या है, राजस्थानी हिंदी के रूप में का। राजस्थानी हिंदी में का 5 रूप में, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली, है ना। पहाड़ी हिंदी में का कुल्लू, गढ़वाली और कुमाऊनी कास, है ना, ध्यान रखना इस तरीके से। और इसके अलावा पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बोली, कौरवी और बंगारू, है ना। बांगरू, बांगरू क्लास कहाँ, हरियाणा वाले का क्षेत्र में, है ना। हरियाणा क्लास कहाँ, देखो आप देख पाए जितने भी क्षेत्र हैं कास सब उत्तर प्रदेश के, है ना, पड़ोसी राज्य ही हैं कास, ठीक है ना, जहाँ हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्र यही है कास। इतने में ही भारत देश की जनता का, है ना, भारत देश की पॉपुलेशन का 43% कास लोग हिंदी भाषा बोलते हैं कास। अब आइए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आप देख सकते हैं कास, है ना। शिक्षा मंत्रालय की देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन क्लास, ठीक ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट नोट है का, ध्यान रखना। मानक देवनागरी वर्णमाला का पब्लिश किया गया था का, ना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देवनागरी लिपि के से संबंध करते हुए, है ना, देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिपिबद्ध करते हुए मानक देवनागरी वर्णमाला, है कि देवनागरी लिपि का क्या है, वर्णात्मक अक्षरात्मक ना, तो उसको पब्लिश किया था 1966 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण क्लास किया गया। वर्तनी मतलब का क्या, स्पेलिंग, हिंदी की स्पेलिंग का स्टैंडर्ड रूप में, है ना। रोहित लिखना है तो रोहित ऐसे लिखा जाएगा, रोहित ऐसे। जब अक्षरों का मानकीकरण कर दिया गया तो फिर वर्तनी की बात आई। अक्षर से का शब्द बनते ना, रा पे ओ की मात्रा, हा पे छोटी की मात्रा, तभी तो ये क्या है, ये स्पेलिंग सही है ना, कि ऐसे सही है ना, ऐसे सही है, ऐसे सही है क्या, है ना, या इधर से मात्रा लगाओ का, रा के आगे लगा दो मात्रा का, कुछ ऐसे सही गलत है ना। तो यही मतलब वर्तनी मतलब क्लास क्या, है ना, वर्तनी मतलब क्लास स्पेलिंग, वर्तनी मतलब बेटा क्या, स्पेलिंग का। तो इसका मानकीकरण 1967 में कर दिया गया कि अब इसी प्रकार अक्षर, इन अक्षरों के अकॉर्डिंग ही कास ऐसे ही, है ना, शब्दों की रचना की जाएगी। देवनागरी लिपि का तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, देखिए दोनों को साथ मिलाया गया, देवनागरी लिपि को, है ना, और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण दोनों को साथ में किया, दोनों को साथ में मानकीकरण किया गया 1983 में का। ये तीनों डेटा आप पूछे गए, लेकिन ये डेटा कई बार पूछा गया है। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 में हुआ था बेटा का, ठीक है ना। ऊपर के 2 डेटा याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, 66, 67 कोई समस्या नहीं है ना। पहले वर्णमाला, पहले अक्षर आएंगे और फिर वर्तनी मतलब स्पेलिंग आएगी, शब्द आएंगे, मतलब तो अक्षर फिर शब्द। 67, 66 और 67 क्लास आई बात समझ बेटा। चलिए, तो ये थी थोड़ी सी बातें, आज के लिए इतना काफ़ी है। खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हंसना संक्रामक, इसे फैलाएं और दूसरों के हंसने की वजह बने अगर बन पाए, है ना। थैंक यू, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बस ध्यान देना बेटा, 5 उपभाषा क्षेत्र हैं, मतलब 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के अंदर 17 बोलियां हैं काश, उन्हीं को क्लासीफाई करना सिखाया मैंने। भाषा का के अंतर्गत ही बोली आती है, भाषा के अंतर्गत ही उपभाषा आती है। बोली सबसे छोटा रूप है, उससे बड़ा रूप है उपभाषा, और सबसे बड़ा रूप है काश क्या, भाषा का, ठीक है ना। एक बार फिर से वीडियो को काश ना स्पीड बढ़ा के देख लेना काश, कहानी खत्म हो जाएगी काश। खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।